नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 17वीं वीडियो है। अगर आप हिंदी के अलावा अन्य सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन और समायोजन का प्रयोग करते हैं। अनुकूलन क्या होता है, इसे एसिमिलेशन बोलते हैं, और समायोजन क्या होता है, इसे एडॉप्शन बोलते हैं। यानी कि बच्चा जब भी कुछ नया चीज देखता है तो अगर उसके माइंड में पहले से उसके लिए स्कीमा बनी हुई है, यानी कि नए इंफॉर्मेशन और पुराने इंफॉर्मेशन में अगर वो अंतर नहीं कर पाता है तो वो इंफॉर्मेशन को हूबहू एक्सेप्ट कर लेता है, जिसे अनुकूलन बोलते हैं। और अगर नए इंफॉर्मेशन और पुराने इंफॉर्मेशन में कुछ बदलाव है जिसे वो बच्चा चिन्हित कर पा रहा है, यानी आइडेंटिफाई कर पा रहा है, तो पुराने स्कीमा में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी वो वहां पर उस नए इंफॉर्मेशन को सेव कर पाता है। यानी अगर इंफॉर्मेशन को रिसीव करने से पहले पुराने स्कीमा में कुछ परिवर्तन करना पड़े तो उसे हम लोग समायोजन कहते हैं, यानी एडॉप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्म एसिमिलेशन और एडॉप्शन ये किसने दिया था? ये जीन पियाजे ने दिया था। विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुन करके फांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोल करके मजे लेता है। यह प्रदर्शित करता है कि, देखिए यहां पर जो शब्द बोला गया है शांति, और बाकी के शब्दों को देखिए, फांति हो गया, डांति हो गया, मानती हो गया, इसमें सब में तुकांत है, इसमें भी अंत में ती आया हुआ है, और सब में देखिए फांति, डांति, मानती, सब में मतलब अंत जो है वो बिल्कुल सेम हो रहा है। यानी बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से जो ध्वनि का जो अंतिम वर्ड निकल रहा है उसको वो आइडेंटिफाई कर लिया और उससे मिले जुले शब्दों को बना रहा है। भले ही वो मजे ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ध्वनि के प्रति जागरूकता है, तभी वह उससे मिलते जुलते ध्वनियों को बना पा रहा है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तो यह विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चा शांति को सुन करके इससे मिलते जुलते तुकांत वाले शब्द बना पा रहा है, तो यानी कि बच्चा शब्द को समझ रहा है, यानी अब अभ्यास की आवश्यकता, देखिए ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक विकल्प ये कह रहा था कि उसे स्वयं को सुधारने के लिए वो शब्द को समझ चुका है, यहां पर सुधार की आवश्यकता नहीं है, शब्द को समझ करके और नए नए शब्द बना पा रहा है। ठीक है, इसलिए यह विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यह विकल्प यह कह रहा है कि अभी बच्चा शब्द को समझा ही नहीं है और सुधार करने की आवश्यकता है। तो बच्चा शब्द को समझ चुका है, इसीलिए वो अन्य शब्दों को बना पा रहा है जो कि उसी तुकांत से खत्म हो रहे थे। ठीक है, तो ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उसे इस तथ्य को भूलने और दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है। रटना, याद करना, ये जहां पर भी आपको विकल्प दिख जाए, रटना, याद करना, वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली है, तो यह विकल्प गलत है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा। देखिए, वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। ठीक है, यानी कि ध्वनि के प्रति उसने एक तरीके से तुकांत वाले शब्दों को उसने पकड़ लिया है, बिल्कुल एक ही तुकांत वाले बना पा रहा है, यानी कि ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग में की जा सकती है? देखिए यहां पर बच्चा जो है वो कुछ व्याकरणिक त्रुटि कर दिया है, तो इस त्रुटि को एज ए टीचर हमें क्या करना चाहिए वो हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि गलतियों पर लाल पेन से घेरा बना करके उसे ऊपर सही लिख देना चाहिए, तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि इससे बच्चे को फीडबैक नहीं मिला कि आखिर उसने गलती क्या किया है। देखिए कई बार आप लोगों ने प्राइमरी स्कूल के बच्चों के कॉपी में देखते होंगे कि वहां पर लाल घेरा करके ऊपर सही लिख दिया जाता है। जब बच्चे को पता ही नहीं चला कि मैंने गलती क्या की है तो उसमें सुधार कहां से होगा, इसलिए यह निगेटिव माना जाता है। ठीक है, पहले एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि पहले बच्चे का जो त्रुटि कर रहा है उसका एनालिसिस करें कि क्या कक्षा में सभी बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं, कितने लोग ये प्रकार की त्रुटि कर रहे हैं। अगर मेजॉरिटी बच्चे इस प्रकार की त्रुटि कर रहे होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो शिक्षण विधि का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाया है, हो सकता है कि बच्चा उसमें कंफर्टेबल ना हो, जिसकी वजह से उसको कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया है। और अगर डायरेक्टली हम लोग बिना बच्चे को फीडबैक दिए उसकी गलती को सुधार देंगे तो भविष्य में इस प्रकार की गलती को दोबारा दोहराने की संभावना बची रहेगी। इसलिए ये हमें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, बल्कि बच्चे के फीडबैक में लाते हुए, फिर से शिक्षण करते हुए, फिर उसके गलती को उसको फीडबैक में लाते हुए उसको सक्रिय रूप से उसको खुद सुधारने का मौका देना चाहिए। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। दूसरा दिया गया है, गलतियों पर घेरा बना करके बच्चों को उसे सही करने के लिए कहना, तो यह भी निगेटिव है।
चौथा देखिए, बच्चे को प्रत्येक गलती 5 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहना। तो 5 बार या फिर 10 बार या फिर 100 बार आप लिखवा लीजिए। जब बच्चा सही कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानेगा तो बार बार वही गलती दोहरा रहा होगा, ठीक है। तो बार बार आप लिखवा करके एक तरीके से ड्रिल करवा रहे हैं, यानी एक ही चीज को बार बार रिपीट करवा रहे हैं, मशीन की तरह व्यवहार करवा रहे हैं। तो ड्रिलिंग जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्या कहा जा रहा है, गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिख करके। अब यहां पर प्रकृति लिखने की बात की जा रही है। प्रकृति यानी कि किस प्रकार से यह गलती है, आपने क्या गलती की है, वो बच्चे को फीडबैक बताने की कोशिश की जा रही है एवं शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। तो यहां पर देखिए बच्चा भी सक्रिय है, क्योंकि बच्चा खुद अपनी गलती सुधारेगा, और यहां पर बच्चे को फीडबैक भी दिया गया है प्रकृति बता करके कि आपने ये इस प्रकार की गलती की है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है और ऑप्शन नंबर 3 ही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है। ध्यान से समझिएगा, माध्यम की भाषा यानी कि सेकंड लैंग्वेज की बात की जा रही है। सेकंड लैंग्वेज में मास्टरी हासिल करने के लिए, सेकंड लैंग्वेज में मास्टरी हासिल करने के लिए जो घर की भाषा होती है यानी जो मदर टंग होती है, वो उसका क्या रोल है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि लक्ष्य भाषा यानी टारगेट भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध होता है। तो जैसे मैं आपको अंग्रेजी जब पढ़ाता हूं तो हिंदी में उसको बताता हूं, हिंदी आपकी मदर टंग हो सकती है, या फिर संस्कृत जब पढ़ाता हूं तो हिंदी में बताता हूं। तो क्या आपके लिए वो अंग्रेजी या फिर संस्कृत समझना कठिन होता है? क्या हिंदी में बोलना मेरा आपके लिए बाधक होता है? नहीं बाधक होता है, बल्कि ये मदर टंग जो होता है, जो घर की भाषा होती है, वो हमें हेल्प कर रहा होता है टारगेट लैंग्वेज को सीखने में। यहां पर बाधक बोला है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है, तो ये भी निगेटिव है। चौथा देखिए, किसी भी कीमत पर बचना चाहिए, तो ये भी निगेटिव है। ये कह रहा है कि मदर टंग का प्रयोग करने से बचना चाहिए, तो ये निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे का जो मदर टंग है, बच्चा उसमें कंफर्टेबल होता है चीज़ों को सीखने में, और इसीलिए जो टारगेट लैंग्वेज है उसको बच्चे को उसकी मदर टंग में बताते हुए सिखाने की कोशिश की जाती है, और ये कहीं ना कहीं उसके लिए प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है। देखिए, व्याकरण के संदर्भ में प्राइमरी और अपर प्राइमरी में यह माना जाता है कि बच्चे को उस कॉन्टेक्स्ट में ही सिखाना है, अलग से नहीं सिखाना है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा जब कहानी बच्चे को बताया जा रहा है, तो कहानी के माध्यम से ही व्याकरण के नियमों को बताना है। जैसे कि आप बच्चे को टेंस बता सकते हैं कि कहानी सुना रहे हैं, एक समय में एक राजा था, वो शिकार पर जाया करता था, तो आप बच्चे को बता सकते हैं कि ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं पहले से ही। तो जो घटनाएं पहले से घटित हो चुकी रहती हैं उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं, यानी कि पास्ट टेंस कहते हैं। तो देखिए, कहानी के माध्यम से ही आपने बच्चे को ग्रामर यानी कि टेंस के बारे में बता दिया। अब इसी कहानी के माध्यम से बच्चे को क्रिया, वर्ब और ये सभी चीजें, प्रीपोजिशन, ये सभी चीजें आपको बतानी होंगी, ठीक है। तो यानी कि जो बच्चे का कॉन्टेक्स्ट है, जो विषय वस्तु है, उसी से जोड़ करके व्याकरण बताने की बात की जाती है, ठीक है। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, संरचनात्मक उपागम को अपना करके। संरचनात्मक उपागम क्या होता है? बच्चे खुद करके सीखते हैं इसमें। तो यानी कि क्या आप व्याकरण के संदर्भ में ये बच्चों से उम्मीद कर सकते हैं कि व्याकरण बच्चा खुद करके सीखे? नहीं पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो जो बच्चा भाषा को अर्जित किया था, तो जब उसी लैंग्वेज को, जो बच्चे की मदर टंग है, जब उसी लैंग्वेज को विद्यालय में पढ़ाया जाता है तो उसको बच्चे को समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो घर पर उस भाषा को अर्जित किया था तो व्याकरण के नियमों के बिना किया था और वो अनौपचारिक तरीके से किया था। लेकिन जब औपचारिक तरीके से विद्यालय में पढ़ाया जाता है तो व्याकरण के नियमों के अंतर्गत पढ़ाया जाता है, इसलिए बच्चा उसमें कठिनाई महसूस करता है। यानी व्याकरण बच्चा अपने आप से नहीं सीख सकता, खुद करके नहीं सीख सकता, इसलिए यह निगेटिव हो जाएगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके। रटना, याद करना, कंठस्थ करना हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, व्याकरणिक संरचनाओं को अलग से अभ्यास करके। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे को अगर आप कहानी बता रहे हैं तो उसी से एकीकृत करके आपको बच्चे को बताना है व्याकरण के नियम। आप अलग से व्याकरण के नियम नहीं बता सकते, ठीक है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। तो यह भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके। यानी पठन सामग्री यानी कि जो बच्चे को आप कहानी पढ़ा रहे हैं उसी के साथ एकीकृत करना है व्याकरण के नियम को। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? ध्यान से समझिएगा। यहां पर टीचर जो है वो हेल्प करना चाहते हैं बच्चे को शब्दावली सीखने के संदर्भ में, यानी नए नए शब्दों को सीखने के संदर्भ में, तो कौन सा विधि एप्रोप्रिएट है? प्राइमरी स्तर के और अपर प्राइमरी स्तर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर ढूंढना है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो बच्चे के पास पहले से पाठ्य पुस्तक है, वो घर पर पाठ्य पुस्तक कभी भी खोल करके नहीं देखता। क्यों?
क्योंकि बच्चे प्राइमरी स्तर के हैं, वो अपने से थोड़ी किताबी कीड़ा बनेंगे। जब तक आप उसे खेल के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से नहीं सिखाएंगे, जिसमें बच्चा खुद सक्रिय जब तक नहीं होगा, तब तक वो नए शब्दों को नहीं सीखेगा। इसलिए पाठ्यपुस्तक यहां पर निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, लिखित सामग्री का उपयोग, तो ये भी बच्चे के लिए, बच्चे के मानसिक स्तर के हिसाब से अनुरूप नहीं है, क्योंकि बच्चे खेल के माध्यम से ही सीखेंगे, ये एनसीएफ कहता है। दूसरा देखिए, दोहराव और ड्रिल तो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ड्रिल मतलब कि एक ही चीज को मशीन की तरह बार बार रिपीट करने की बात की जाती है, ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कहानियों और चित्रों का प्रयोग। कहानी बच्चे को सुनना पसंद है, आप जो कुछ भी बच्चे को सिखाते हैं खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से सिखाते हैं, तो एक तो कहानी यहां पर पॉजिटिव हो गया, और दूसरा दिया गया चित्रों का प्रयोग। देखिए चित्रों का प्रयोग कैसे बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट होगा, बच्चे को सी अल्फाबेट सिखाने के लिए सी फॉर कैट पढ़ाया जाता है, और आगे बिल्ली का एक चित्र बना होता है। क्यों बिल्ली का चित्र बना होता है? क्योंकि बिल्ली उसने अपने परिवेश में देखा हुआ है, और एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है, यानी परिवेश में जो कुछ भी बच्चे ने देखा है वो उसका पूर्व ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया। अब बच्चे के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए उसको सी अल्फाबेट सिखाया जाता है, यानी कि ये बिल्ली का चित्र जो है वो बच्चे को सी से कोरिलेट किया गया है, और यही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चे प्रभावी ढंग से सीख सकते हैं। क्योंकि बच्चे कहानी में भी इंटरेस्टेड होते हैं और चित्रों में भी इंटरेस्टेड होते हैं, और चित्र इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि बच्चा अपने परिवेश में प्रत्यक्ष तौर पर बिल्ली को देखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य, तो बहुभाषावाद यानी बहुभाषिकता को, मल्टीलिंगुअलिज्म को एनसीएफ 2005 एक संसाधन के तौर पर देखता है। इसका मानना यह है कि बच्चे जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हैं वो अपने मातृभाषा में शुरू करते हैं, और धीरे धीरे वो विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य भाषाओं के संपर्क में आते हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना, तो ये नौकरियों की बात नहीं करता है बहुभाषिकता, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना। शास्त्रीय भाषा यानी कि कल्चरल लैंग्वेज की बात की जा रही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम यानी कि जो बच्चे की शुरुआती शिक्षा होती है वो उसकी मातृभाषा में करने के लिए बहुभाषिकता कहता है, बहुभाषावाद कहता है, ठीक है। तो ये शास्त्रीय भाषा की बात कर रहा था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, तो ज्यादा भाषा सिखाना बहुभाषावाद नहीं है, बल्कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मदर टंग में हो, यह बहुभाषावाद है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना। अब यहां पर देखिए, शिक्षार्थी की भाषा कौन सी होगी? जो उसकी मदर टंग होगी, यानी बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा जो है, जो शिक्षण अधिगम है, उसके लिए बच्चे की मदर टंग का प्रयोग करना ही बहुभाषावाद होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता से पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? ध्यान से समझिएगा। एक पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा, और उस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है। एक पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा, उस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हैं जिसका अर्थ आपको नहीं पता है, तो उसका अर्थ निकालने के लिए किसी अंश को आप बारीकी से और गहनता से पढ़ रहे हैं, तो पूरे कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में उस पर्टिकुलर शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, ये हम लोग अनुमान लगा रहे होते हैं। जैसे कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई आप इंग्लिश में कुछ पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ किसी मेन वर्ड का, किसी 2-3 वर्ड का आपको मीनिंग नहीं पता है, तो आप क्या करते हैं कि अनुमान लगा रहे होते हैं कि इसका अर्थ क्या हो सकता है पूरे कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में। इसी को बोला गया है। ऑप्शन नंबर 1 में देखिए, अनुमानिक इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि भाषा से संबंधित है? भाषा से संबंधित कौन सा बुद्धि है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि। ये स्थान विशेष से जुड़ा हुआ है, भाषा से जुड़ा हुआ नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शब्दावली व्याकरण बुद्धि, तो ये भी भाषा से संबंधित नहीं है। पहला देखिए, प्रवाह सटीकता बुद्धि, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, भाषा मौखिक बुद्धि। भाषाई बुद्धि जो होता है वो डायरेक्टली भाषा से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म का कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, कौन सा लाभ है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, बिल्कुल सही बात है। देखिए, बच्चे को जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उनकी मदर टंग में ही दी जाए, या फिर मदर टंग में ही बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, तो ये होता है बहुभाषिकता। यानी बच्चे का जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा से प्रारंभ होकर के और धीरे धीरे वो विद्यालय की औपचारिक भाषा और अन्य भाषाओं के संपर्क में आएगा, ये कहता है बहुभाषावाद, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म। अब इसमें देखिए, जब बच्चा अपनी मदर टंग का प्रयोग करेगा तो जाहिर सी बात है उसमें वो बहुत सारे शब्दों को जानता होगा, बहुत सारे शब्दावलियों को जानता होगा, यानी कि समृद्ध शब्दावली हो गई और
प्रभावशाली भाषण का मतलब क्या होगा कि जब बच्चा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, अपनी मदर टंग में कंफर्टेबल है, तब वो अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, यानी एक प्रभावशाली भाषण अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए दे पाएगा। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णु और सम्मान। जाहिर सी बात है, जब प्रत्येक बच्चे का मान लीजिए मदर टंग अलग अलग हो सकता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का एक सरकारी स्कूल है जिसमें पंजाब का कोई बालक है तो उसकी मदर टंग पंजाबी होगी, उड़ीसा का कोई बालक है तो उसकी मदर टंग उड़िया होगी, साउथ का कोई बालक है तो तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई भी एक हो सकती है, और हिंदी यूपी का बालक है तो उसकी मदर टंग हिंदी हो सकती है। यानी कि प्रत्येक बच्चे का मदर टंग जो है वो अलग अलग हो सकता है। तो यहां पर जब आप सभी बच्चे को उनकी मदर टंग में एक्सप्रेस करने का मौका दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग जो संस्कृति है, क्योंकि पंजाब की संस्कृति अलग है, उड़ीसा की संस्कृति अलग है, साउथ की संस्कृति अलग है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति अलग है, तो सभी संस्कृतियों का जो लोग हैं, जो बच्चे होंगे कक्षा में, वो एक तरीके से संवेदनशील बनेंगे उसके प्रति और उसके प्रति सम्मान की भावना रखेंगे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, सीमित रोजगार के अवसर, ये निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। एक तो आप इस नजरिए से देखते हैं कि प्राइमरी स्तर के जो बच्चे हैं उसके लिए अभी रोजगार की बात नहीं होनी चाहिए, अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी तो बुनियादी शिक्षा वो शुरू कर रहे हैं। और दूसरा, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या होता है कि बहुत सारे भाषाओं के संपर्क में बच्चे आते हैं, तो जब बहुत सारे आपके पास भाषा के लैंग्वेज के आप जान रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए रोजगार के और ज़्यादा अवसर पैदा करेगा। जैसे कि कई जगह लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पर देखते होंगे कि आप गाइड रहते होंगे जो कि आपको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताते हैं, या फिर आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े प्रशासनिक पद होते हैं उसके लिए अलग से जब विदेशों में जाते हैं तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज जानेंगे उतना वो आपके रोजगार के लिए अवसर पैदा करेगा। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि सीमित रोजगार के अवसर, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, पराभाषिक जागरूकता। पराभाषिक को ध्यान से देखिएगा, पर मतलब होता है दूसरा और भाषिक मतलब होता है यानी दूसरे की भाषा के प्रति जागरूकता। जाहिर सी बात है, जब सभी बच्चे का मदर टंग अलग होगा, जब वो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होगा तो हम उसकी भाषा के बारे में थोड़ा सा जागरूक बनेंगे, यानी उसके शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। पर भाषा यानी दूसरे की भाषा के बारे में जानना ही तो पर भाषिक जागरूकता है, यानी ये भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा, हमारा उत्तर होगा। यानी कि 1, 2 और 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, 1, 2, 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।